नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुहा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया लेक्चर, एक नया कोर्स। इस कोर्स का नाम है अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स। ये कोर्स आपका पेड होने वाला है। ये आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर और हो सकता है आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल जाए। कुछ लेक्चर मैं यूट्यूब पर भी हो सकता है डालूं। इसके साथ साथ ये बाद में बाकी जो कंप्लीट लेक्चर अगर आपको पढ़ना है तो आपको टेलीग्राम पे पढ़ना पड़ेगा, इसको परचेज करके पढ़ना पड़ेगा। इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे प्लांट पैथोलॉजी के बारे में। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? प्लांट पैथोलॉजी का पूरा बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक जितना भी बीएससी एग्रीकल्चर में पढ़ाया जाता है इसको पढ़ेंगे। डिटेल में पढ़ने के बाद जब हम इसको पढ़ के खत्म करेंगे तो आप इस तरीके से हो जाओगे प्लांट पैथोलॉजी में कि प्लांट पैथोलॉजी का अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसको आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। इसमें आज हम पहला लेक्चर पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे प्लांट पैथोलॉजी के डेफिनेशन के बारे में और इसकी हिस्ट्री के बारे में कि प्लांट पैथोलॉजी का जो डेवलपमेंट है वो किस तरीके से हुआ, यानी कि स्टार्टिंग में पहले क्या होता था, प्लांट पैथोलॉजी के बारे में किस तरीके से अध्ययन करते थे। उसके बाद धीरे 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 आगे चलकर ये जो मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी हमको देखने को मिल रही है ये कैसे अस्तित्व में आया, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग चाहते हो कि ये कोर्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स, अगर ये आप चाहते हो कि आपको मिल जाए तो आपको क्या करना है, 1000 रुपये का पेमेंट करना है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके, इसको स्कैन करके जब आप पेमेंट करोगे तो आपको इतने जो यहाँ सब्जेक्ट दिए गए हैं ये सभी सब्जेक्ट आपको अच्छे से पढ़ाए जाएंगे। पूरा बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ इसमें आपको नोट्स भी मिलेंगे और वीडियो लेक्चर भी, इसको रिकॉर्डेड वर्जन आपको मिल जाएगा। आपको मात्र 1000 रुपये देना है, किसको स्कैन करके पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपको क्या करना है कि टेलीग्राम पर जाकर सर्च करना है @विजय कुमार गिरी 945। जैसे लिखा है आपको एग्जैक्ट इसी तरीके से लिख के जब आप टेलीग्राम पर सर्च करोगे तो वहाँ पर आपको एक कॉन्टैक्ट आएगा। वहाँ पर आपको अपना स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है जो आपने पेमेंट किया है, और इसके साथ साथ अपना मोबाइल नंबर सेंड कर देना है जिस मोबाइल नंबर से आप टेलीग्राम चलाते हो। मात्र ये 2 चीज़ें हमें देने के बाद आपको जो पूरा कोर्स है वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसमें आप पूरा बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक अच्छे से पढ़ने को मिल जाएगा आपको। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं सबसे पहले आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे प्लांट पैथोलॉजी के डेफिनेशन के बारे में और स्टडी के बारे में, कैसे प्लांट पैथोलॉजी डेवलप हुई, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्लांट पैथोलॉजी होता क्या है। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें प्लांट पैथोलॉजी का, जो हिंदी में इसको क्या कहते हैं, पादप रोग विज्ञान। क्या कहते हैं? पादप रोग विज्ञान। जो पौधों में लगने वाले रोग होते हैं वो किस तरीके से लगते हैं, उनको किस तरीके से मैनेज किया जाता है, उसकी एपिडेमोलॉजी क्या होती है, उसकी इकियोलॉजी क्या होती है, इसके साथ साथ वो किस तरीके से अटैक करता है, जब ये डिजीज लगती है तो पौधे में कौन कौन से सिम्टम देखने को मिलते हैं, इसके साथ साथ जब ये सिम्टम होते हैं तो हमारा पौधा किस तरीके के साइन दिखाने लगता है, और अंत में फिर हम इसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, कौन कौन से मैनेज करने के तरीके हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम प्लांट पैथोलॉजी जो सब्जेक्ट है इसमें अध्ययन करते हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो प्लांट पैथोलॉजी आल्सो नोन एज फाइटोपैथोलॉजी। प्लांट जो शब्द होता है ये फाइटोन से बना है, तो फाइटोपैथोलॉजी इस वजह से इसको कहा जाता है। इट इज द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ प्लांट डिजीज, यानी कि प्लांट डिजीज की स्टडी करने का जो साइंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, फाइटोपैथोलॉजी बोलते हैं, या फिर आप प्लांट पैथोलॉजी भी बोल सकते हो। अगर इसकी स्कोप की हम बात करें तो इट इज कंसर्न विद द हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ ग्रोइंग प्लांट। अगर हम कोई भी प्लांट ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि इन दिनों हम एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, अब एग्रीकल्चर केवल जीने का एक आधार नहीं रह गया है, एग्रीकल्चर एक तरीके का बिजनेस हो गया है, एक प्रॉफिट ओरिएंटेड काम हो गया है। तो हमको अच्छे से अच्छा प्रॉफिट मिले, इसके लिए हमको एक हेल्दी प्लांट ग्रो करने की जरूरत होती है जिसमें कोई बीमारी ना लगी हो। तो अगर हम एक हेल्दी प्लांट ग्रो करना चाह रहे हैं तो हमको अपने पौधों को डिजीज फ्री रखना बहुत जरूरी है। और डिजीज फ्री हम अपने पौधों को कैसे रख पाएंगे? विद द हेल्प ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी की मदद से हम अपने पौधों को अच्छे तरीके से डिजीज से फ्री रख पाएंगे। बात करेंगे इसकी फाइटोपैथोलॉजी जो है वो 3 शब्दों से मिलकर बना है, और ये जो फाइटोपैथोलॉजी है ये ग्रीक भाषा का शब्द होता है। ध्यान से समझना, जितने भी लॉजी आपको देखने को मिलेंगे, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे, फाइटो पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी, तो इसके साथ साथ बैक्टीरियोलॉजी, तो जितने भी लॉजी वाले शब्द हैं ये सभी किस भाषा के शब्द हैं? ये सभी ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं। तो फाइटोन, पैथो एंड लॉगस, ये 3 शब्दों से बना है।
फाइटोन का मतलब होता है प्लांट, पैथोस का मतलब होता है डिजीज या एलिमेंट जिसकी वजह से कोई समस्या होती है पौधे में, एलिमेंट्स। और इसके साथ साथ लोगस बोले तो डिस्कस करना या फिर नॉलेज। तो फाइटो पैथोलॉगस, फाइटोन पैथोस एंड लोगस, इन तीनों शब्दों से मिलकर बना है अपना फाइटोपैथोलॉजी। फाइटोपैथोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये हमारी एग्रीकल्चर की ब्रांच होती है, बोटेनी की भी ब्रांच होती है और बायोलॉजी की भी ब्रांच होती है। ध्यान से समझना, फाइटोपैथोलॉजी जो हम पढ़ रहे होते हैं तब ये एग्रीकल्चर में भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब एग्रीकल्चर जैसे बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो तब भी आप प्लांट पैथोलॉजी पढ़ोगे। अगर आप बोटेनिकल साइंस पढ़ रहे हो बीएससी में तब भी आप प्लांट पैथोलॉजी पढ़ते हैं। इसके साथ साथ अगर आप बायोलॉजिकल साइंस पढ़ रहे हो तो वहाँ पर भी आपको प्लांट पैथोलॉजी पढ़ाया जाता है। कहने का मतलब जो प्लांट पैथोलॉजी है वो साइंस की एक ब्रांच है। और कौन कौन से साइंस, जिसमें एग्रीकल्चर, बॉटनी और बायोलॉजिकल ये तीनों चीजें मिला के ये अपनी प्लांट पैथोलॉजी बनी हुई है। इसमें हम किस किस चीज पे फोकस करते हैं? इट स्पेसिफिकली डील्स विथ द कॉज, मतलब किस वजह से डिजीज हो रही है, रिजल्टिंग लॉसेस, इसकी वजह से कितना लॉस हो रहा है और इसको किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है। प्लांट की डिजीज किस तरीके से लगती है, क्यों लगती है, कितना लॉस करती है और इसको किस तरीके से मैनेज करते हैं, ये सभी चीजें फोकस करी जाती हैं जब हम प्लांट पैथोलॉजी पढ़ रहे होते हैं। अगर इसके अल्टरनेट डेफिनेशन की बात करें तो प्लांट पैथोलॉजी कैन बी डिफाइन सिंपली एज द स्टडी ऑफ नेचर, कॉज एंड प्रिवेंशन ऑफ प्लांट डिजीज। यानी कि डिजीज का नेचर कैसा है, यानी कि सिम्टम कैसे प्रोड्यूस करता है, कॉज ये सिम्टम प्रोड्यूस करता है तो इसकी वजह से पौधों में हो क्या जाता है, उनका यील्ड घटता है, किस वजह से यील्ड घटता है, फ्रूट ड्रॉपिंग होने लगती है या इसके साथ साथ जो न्यूट्रिएंट है वो डाइवर्ट हो जाता है किसी दूसरी जगह पर, या ग्रोथ रुक जाती है, मतलब किस तरीके से होता है और इसको फिर किस तरीके से हम प्रिवेंट करते हैं। ये सभी चीजें हम किस में पढ़ते हैं? प्लांट पैथोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। प्लांट पैथोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये दूसरे दूसरे कौन कौन से साइंस के सब्जेक्ट हैं जिनसे ये रिलेटेड होता है। तो प्लांट पैथोलॉजी बहुत ढेर सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। जैसे प्लांट पैथोलॉजी में थोड़ा सा आपको बायोलॉजी मिलेगा, थोड़ा सा फिजिक्स मिलेगा, थोड़ा सा केमिस्ट्री मिलेगा, थोड़ा सा फिजियोलॉजी मिलेगा, थोड़ा सा मैथमेटिक्स मिलेगा, जेनेटिक्स मिलेगा, सॉइल साइंस, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, ये ढेर सारे सब्जेक्ट मिलेंगे। जब आप आगे पढ़ते चलोगे तो आपको समझ में आएगा कि बायोलॉजी क्यों है, क्योंकि हम कॉजल ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं। वो एक कॉजल ऑर्गेनिज्म जो है वो एक तरीके का बायो एजेंट है, तो बायोलॉजी वहां से आ गई। फिजिक्स पढ़ते हैं हम, इसका फिजिकल मैनेजमेंट करते हैं। जब कोई डिजीज लग रही होती है तो उस डिजीज का हम फिजिकल मैनेजमेंट करते हैं। आगे आप चल के पढ़ोगे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में कल्चरल मैनेजमेंट, फिजिकल मैनेजमेंट, मैकेनिकल मैनेजमेंट और केमिकल मैनेजमेंट, इस तरीके के मैनेजमेंट पढ़ोगे तो वो फिजिकल मैनेजमेंट फिजिक्स से आता है। केमिस्ट्री आप पढ़ोगे जो पूरी आपकी इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, हर्बिसाइड, वीडिसाइड जितने भी हैं जो दवाएं डालते हैं ये सभी केमिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं। फिर फिजियोलॉजी, जो कुछ ऐसे डिजीज होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी से होते हैं, कोई मेटाबॉलिज्म प्लांट के अंदर डिस्टर्ब हो जाता है तो भी वो डिजीज हो जाती है, तो वो फिजियोलॉजी में पढ़ोगे। मैथमेटिक्स जरूरी होता है कि जिससे हम जान पाएंगे कि पौधे में कितना डिजीज में कितना हमको दवा देनी है, ये सभी चीजें। फिर जेनेटिक्स, सॉइल साइंस, मतलब ये टोटली किस तरीके से रिलेटेड होता है। जब आप धीरे धीरे पढ़ते चलोगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आता चलेगा कि प्लांट पैथोलॉजी में ये सभी सब्जेक्ट हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं। अगर हम मेजर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो प्लांट पैथोलॉजी का जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? तो पैथोलॉजी का जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो परस्यू करना सेवरल की ऑब्जेक्टिव। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव? सबसे पहले तो हमें ये जानना होता है कि डिजीज किसकी वजह से लग रहा है। कोई डिजीज है या कोई डिसऑर्डर है वो किसकी वजह से लग रहा है, वो कोई बायोटिक एजेंट है या कोई मेसोबायोटिक एजेंट है या फिर एबायोटिक एजेंट है। जैसे जब प्लांट के अंदर कोई डिजीज लगती है तो वो तीन तरीके से लग सकती है। या तो उसके लिए कोई बायोटिक एजेंट जिम्मेदार होगा, या तो उसके लिए कोई मेसोबायोटिक एजेंट जिम्मेदार होगा, या उसके लिए कोई एबायोटिक एलिमेंट जिम्मेदार होगा। इन्हीं की वजह से प्लांट में डिजीज लगती है। अगर हम बायोटिक एजेंट की बात करें तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे फंजाई है, बैक्टीरिया है, वायरस है, वायराइड्स है, माइकोप्लाज्मा ऑर्गेनिज्म है, प्रोटोजोआ है, ये जितने भी चीजें होती हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनकी वजह से जब डिजीज लगती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? बायोटिक फैक्टर। मेसोबायोटिक फैक्टर में जैसे वायरस और वायराइड, यहाँ पर अभी मैंने वायरसेस और वायराइड बोल दिया था, तो वायरस और वायराइड्स आपको यहाँ भी मिलेगा, बायोटिक में भी और मेसोबायोटिक भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि वायरस कभी कभी सजीव के तरीके से बिहेव करता है और कभी कभी निर्जीव के तरीके से।
कहने का मतलब वायरस जब किसी सजीव के संपर्क में आ जाएगा तो सजीव के तरीके से बिहेव करेगा, और जब ये निर्जीव के संपर्क में रहेगा, बोले तो सजीव के संपर्क में नहीं रहेगा, ऐसे एटमॉस्फेयर में इधर उधर उड़ता रहेगा, तो वह बिल्कुल निर्जीव के तरीके से बिहेव करता है। इस वजह से जो वायरस और वायरॉइड्स होते हैं, इनको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी भी कहा जाता है। तो ये मीजोबायोटिक फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से कुछ डिजीज हमको पौधों में देखने को मिलती हैं। इनको कंसीडर किया जाता है लिविंग एंड नॉन लिविंग बीइंग के बीच का एक कड़ी बोला जाता है। फिर आगे आता है एबायोटिक फैक्टर, जिसमें नॉन लिविंग जैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर, जैसे किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाने की वजह से कोई डिजीज हो जाए, पॉल्यूशन की वजह से, जैसे आम में जो एक कोयली रोग लगता है वो पॉल्यूशन की वजह से लगता है। जहाँ पर ईंट भट्टे होते हैं वहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा निकलती है, इस वजह से वहाँ पर ये बीमारी लग जाती है। टेम्परेचर कई बार बहुत कम टेम्परेचर हो जाए या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए, इसकी वजह से भी कुछ डिजीज लगते हैं। तो ये 3 तरीके के कॉजेज होते हैं। इसके साथ साथ जो पैथोलॉजी का ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है मैकेनिज्म बाय व्हिच पैथोजन कॉज डिजीज डेवलप इन द प्लांट। ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है जो पैथोजन के अंदर पाया जाता है जिसकी वजह से पौधे के अंदर डिजीज डेवलप हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि जब कोई पैथोजन किसी प्लांट पर अटैक करेगा तो पैथोजन के अंदर कुछ ऐसे मैकेनिज्म होंगे जिसकी वजह से पौधे वो डैमेज हो पाएंगे। ठीक, तो उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। इसके साथ साथ इन्वेस्टिगेट करते हैं कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन प्लांट एंड पैथोजन। जिस प्लांट में पैथोजन लग रहा है और वो पैथोजन जो लग रहा है, इनके बीच में आपस में क्या संबंध है, ऐसा वो क्या कर रहा है। जैसे कभी कभी बिल्ट प्रॉब्लम लगती है, तो बिल्ट में क्या होता है, जो बिल्ट डिजीज लगती है इसमें जो पौधे की जो जड़ होती है, बिल्कुल जड़ के पास से, जो जमीन के बिल्कुल पास से, यहाँ से पौधा टूट के गिरने लगता है। तो क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो कॉर्टेक्स कोशिकाएं होती हैं, जाइलम और फ्लोएम होती हैं, ये पैथोजन डैमेज कर देता है। ठीक, वहाँ के जो जूस होते हैं उसको चूस चूस के खराब कर देता है, वहां से कोशिकाएं सूख जाती हैं और पौधा झुक जाता है, जिसको हम बिल्टिंग बोलते हैं। ज्यादातर ये कहाँ मिलता है देखने को, नर्सरी वाले पौधों में ज्यादातर देखने को मिलता है। इसके साथ साथ सराउंडिंग इन्वायरमेंट कैसा है, कौन से इन्वायरमेंट में कौन सी डिजीज ज्यादा फैलती है। ठीक, जैसे कोई पैथोजन है तो उसको एक फेवरेबल कंडीशन चाहिए जिससे वो पौधे के अंदर डैमेज कॉज कर सके। तो इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में हम लोग इसमें पैथोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। टू डेवलप इफेक्टिव मेथड फॉर द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज। इसके बाद लास्ट में हम क्या करते हैं, जब हमको सब चीजें पता चल जाती हैं तो हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट करना सीखते हैं कि किस तरीके से डिजीज को हम मैनेज करें। तो ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं प्लांट पैथोलॉजी का। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि डिजीज किसकी वजह से लगा। ठीक, इसके बाद हम ये जानते हैं कि कौन सा मैकेनिज्म है जिसकी वजह से जो पैथोजन है उसने डिजीज कॉज किया है। इसके बाद हम ये पढ़ते हैं कि जो प्लांट है और जो पैथोजन है उनके बीच में ऐसा क्या इंटरेक्शन हुआ जिसकी वजह से डिजीज उत्पन्न हो गई। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि सराउंडिंग इन्वायरमेंट कैसा था जिसकी वजह से डिजीज लग गई। और सबसे अंत में जब इतनी चीजें हम अच्छे से समझ पाते हैं तो हम ये भी जान जाते हैं कि पैथोजन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो उस कैरेक्टरिस्टिक को जब हम अच्छे से समझ पाएंगे तो उसके प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट समझ जाते हैं हम पैथोजन के, यानी कि उसके वीक पॉइंट क्या है वो जान जाएंगे। फिर हम बाद में उसमें मैनेजमेंट करते हैं और उसको कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। तो ये मेजर ऑब्जेक्टिव होते हैं सीक्वेंस से। इसी तरीके से हम प्लांट पैथोलॉजी में सभी चीजों को अध्ययन करते हैं। बात करेंगे प्लांट डिजीज के बारे में कि प्लांट डिजीज होता क्या। प्लांट डिजीज आर टिपिकली रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑब्जर्वेबल सिम्टम, चाहे वो भी एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल, चेंज इन द प्लांट अपीयरेंस एंड स्ट्रक्चर। ध्यान से समझ, कोई एक ऐसा ऑब्जर्व करने वाला सिम्टम जो आपको देखने में आपको दिखाई दे, जिसको आप ऑब्जर्व कर सको। ठीक, पौधे के अंदर कोई एक ऐसा सिम्टम प्रोड्यूस हो जाए जिसको आप ऑब्जर्व कर पाओ, चाहे वो सिम्टम एक्सटर्नल हो और चाहे वो सिम्टम इंटरनल हो। जब उसको आप ऑब्जर्व कर पाओगे जिससे आपको पता चलेगा कि पौधा नॉर्मल तो नहीं है, नॉर्मल से कुछ दिक्कत है, इसमें कुछ एबनॉर्मेलिटी है। जैसे आप यहाँ पर ध्यान से देख पा रहे होंगे, ये आपका सरसों का पत्ती है। सरसों की पत्ती ग्रीन होती है, लेकिन आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा इस तरीके से यहाँ पर फंगस लग गया है और इसकी वजह से ये डैमेज हो रहा है। तो यहाँ पर एक एबनॉर्मेलिटी आ गई है।
तो इसी एबनॉर्मेलिटी को यहाँ एक्सटर्नल एबनॉर्मेलिटी है, कई बार इंटरनल भी होता है। तो जब एक्सटर्नल और इंटरनल एबनॉर्मेलिटी जो प्लांट के अंदर आ जाती है उसी को हम बोलते हैं प्लांट डिजीज। जनरली क्या बोलते हैं इसको? सिक बोलते हैं। डिस इज का मतलब होता है सिक, यानी कि अनहेल्दी अपीयरेंस ऑफ प्लांट। मीनिंग की बात करते हैं, प्लांट डिजीज का जो शाब्दिक अर्थ होता है द अनहेल्दी कंडीशन ऑफ द प्लांट इटसेल्फ ड्यू टू डिजीज प्रोसेस। डिजीज की प्रोसेस की वजह से प्लांट के अंदर जब कोई अनहेल्दी कंडीशन आ जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्लांट डिजीज बोलते हैं। द स्पेसिफिक कॉज ऑफ एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज, और डिजीज जिसकी वजह से होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पैथोजन। आगे वाले लेक्चर्स में आप लोगों को ढेर सारे जो टर्मिनोलॉजी है, जैसे पैथोजन क्या होता है, इसके साथ साथ डिजीज क्या होता है, और ढेर सारे जो टर्म हैं, जो टर्मिनोलॉजी आप प्लांट पैथोलॉजी में पढ़ोगे, उन सभी के बारे में डिटेल में आपको आने वाले लेक्चर्स में मैं पढ़ा दूंगा। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो मैं आपको बताते जा रहा हूँ उसको कान खोल के समझते चलो, ध्यान से देखते चलो, और बाद में इसको बार बार रिवाइज करते रहना। आपको इसका जो पीडीएफ है वो बिल्कुल आराम से मिल जाएगा। प्राइमरी इम्पैक्ट की बात करें तो प्लांट डिजीज इज प्राइमरीली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ डैमेज काज्ड ऑन द प्लांट और स्पेसिफिक ऑर्गन्स। ध्यान से समझना, प्राइमरी इम्पैक्ट है। जब प्लांट डिजीज लगता है तो हर डिजीज अलग अलग जगह पर लगती है। जैसे कुछ डिजीज होती है पत्तियों पर लगती है, कुछ ऐसी डिजीज होती है जो रूट पे लगती है, कुछ ऐसी डिजीज होती है जो फ्रूट्स पे लगती है, कुछ ऐसी डिजीज होती है जो पूरे पौधे पे लगती है, कुछ ऐसी डिजीज होती है जो फ्लावर पे लगती है, कुछ ऐसा होता है जो हमारे फ्रूट पे लगता है। तो अलग अलग डिजीज का जो प्राइमरी इम्पैक्ट होता है वो पौधे के अलग अलग भाग पे होता है। ठीक जैसे बिल्डिंग मैंने बताया, बिल्डिंग जो बिल्कुल एकदम नीचे वाला पार्ट होता है, यानी कि जमीन से जस्ट ऊपर वाला जो तना होता है, मेन ट्रंक, यहाँ से टूट के गिर जाता है, तो ये बिल्डिंग होता है। जब डाउनी मिल्ड्यू लगता है तो पत्तियों के पत्तियों का जो निचली सतह होती है वहां पर इम्पैक्ट आता है। पाउडरी मिल्ड्यू होता है तो पत्तियों के ऊपर ही इम्पैक्ट आता है। इसके साथ साथ और ढेर सारी डिजीज है, जैसे सिट्रस कैंकर लगता है तो आपकी पत्तियों पर, फ्लावर पर, सॉरी फ्रूट पर, पत्तियों पर, स्टेम पर, ये सब जगह पर देखने को मिलता है। तो अलग अलग डिजीज जो है वो अलग अलग जगह पर आपको देखने को मिलता है। इनका प्राइमरी इम्पैक्ट अलग अलग जगह पर होता है। प्राइमरी इम्पैक्ट का मतलब कि जब ये लगता है डिजीज पौधे के अंदर तो पौधा सबसे पहले कौन से जगह पर सिम्टम प्रोड्यूस करता है। डेफिनेशन की बात करें तो प्लांट डिजीज की ढेर सारी डेफिनेशन है, जैसे माल फंक्शनिंग प्रोसेस की डेफिनेशन है, फिजियोलॉजिकल अट्रैक्शन की डेफिनेशन है, हार्मफुल डेविएशन की डेफिनेशन है, और इंटरेक्शन कॉजिंग डिस्टर्बेंस वाली डेफिनेशन है। अलग अलग डेफिनेशन है, सबका कुल मिला के बात वही है जो अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया था कि क्या होता है। माल फंक्शनिंग प्रोसेस वाली डेफिनेशन की बात करें तो ए माल फंक्शनिंग प्रोसेस काज्ड बाय कंटेनिंग इरिटेशन लीडिंग टू सफरिंग एंड प्रोड्यूसिंग सिम्टम। ध्यान से समझना, पौधे के अंदर कोई एक ऐसी माल फंक्शनिंग हो जाए, माल फंक्शनिंग का मतलब पौधे के अंदर जितने भी इंटरनल जो प्रक्रियाएं हो रही हैं वो सभी प्रक्रियाएं अच्छे से ना हो पाए, उनके अंदर थोड़ी सी दिक्कत आ जाए, तो उसी को हम माल फंक्शनिंग बोलते हैं। और इस माल फंक्शनिंग की वजह से कंटिन्यू इरिटेशन होने लगती है, पौधे को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होने लगता है पौधे को, जिसकी वजह से पौधा सफर करने लगता है और फिर अंत में चलकर वो सिम्टम को प्रोड्यूस करने लगता है। अंत में जाके उसके जो सिम्टम होते हैं वो पौधे में दिखने लगते हैं, तो इसको बोलते हैं माल फंक्शनिंग प्रोसेस की डेफिनेशन है ये प्लांट डिजीज की। इसको एक्सेप्ट किया गया था अमेरिकन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी एंड ब्रिटिश माइकोलॉजिकल सोसाइटी। ये जो अमेरिकन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी और ब्रिटिश माइकोलॉजिकल जो सोसाइटी है उन्होंने इस डेफिनेशन को एक्सेप्ट किया है। इसके बाद है फिजियोलॉजिकल अल्टरेशन, एन अल्टरेशन इन एन वन और मोर ऑर्डर sequential physiological process resulting in a loss of coordinated energy utilization in the plants. This is caused by continuous irritation from the presence and absence of some factors and agents. कहने का मतलब ये है कि कुछ फैक्टर या कुछ एजेंट की वजह से जब पौधे की जो फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस है उसका जो सीक्वेंस है उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ जाए, जिसकी वजह से जो एनर्जी का यूटिलाइजेशन है वो पौधे प्रॉपरली नहीं कर पाए, तो इसको हम बोलते हैं
physiological alteration. Harmful deviation. A plant is considered disease when there is a harmful deviation from a normal functioning its physiological process. हार्मफुल डेविएशन की डेफिनेशन कह रही है कि जब कोई प्लांट के अंदर डिजीज आती है तो एक हार्मफुल डेविएशन पैदा हो जाता है नॉर्मल फंक्शनिंग में, जो प्लांट के फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है। जैसे आप समझते हैं, जो किसी एक हेल्दी प्लांट की जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है, जब उसमें कोई हार्मफुल डेविएशन आ जाता है तो इसको हम बोलते हैं प्लांट डिजीज। इसके साथ साथ इंटरेक्शन कॉजिंग डिस्टर्बेंस, एनी डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय लिविंग एंटिटी, नॉन लिविंग एंटिटी, environmental factor that interfere with the manufacture, translocation, utilization of food, mineral and water. This interference change the plant's appearance, often with a loss of yield compared to the healthy plants of the same variety. ध्यान से समझना। इंटरेक्शन कॉजिंग डिस्टर्बेंस, इसमें क्या होता है, ये कह रहा है जब किसी प्लांट के अंदर डिजीज लगती है तो प्लांट की डिजीज लगने के कई कारण हो सकते हैं, चाहे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से हो, चाहे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से हो, चाहे कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से हो। जब ये लग जाता है तो एक इंटरफेरेंस प्रोड्यूस हो जाता है प्लांट के मैन्युफैक्चरिंग में, यानी कि प्लांट अच्छे से मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाता, अच्छे से ट्रांसलोकेशन नहीं कर पाता, अपने फूड को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाता, मिनरल फूड और वाटर को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाता, जिसकी वजह से एक ऐसा चेंज आता है और प्लांट के अंदर जो यील्ड है वो घट जाती है और दूसरे जो हेल्दी प्लांट होते हैं उनकी अपेक्षा। कहने का मतलब ये है कि जब किसी पौधे में डिजीज लगती है, चाहे वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से लग रही हो, चाहे किसी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से लग रही हो, चाहे किसी इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से लग रही हो, जब डिजीज पौधे में लगता है तो पौधे की जो अपनी नॉर्मल रिक्वायरमेंट है, जैसे पौधा इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करेगा, इस तरीके से ट्रांसलोकेशन करेगा, इस तरीके से यूटिलाइजेशन करेगा अपने फूड को, मिनरल को, वाटर को जो उसने एब्जॉर्ब करा है, वो सभी चीजें प्रॉपरली हो नहीं पाती हैं, उनके अंदर इंटरफेरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से उनकी जो प्लांट की अपीयरेंस है, यानी कि प्लांट का जो बाहर से देखने में जो प्लांट दिखते हैं वो थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। इसकी वजह से पौधे की जो यील्ड है वो घट जाती है दूसरे पौधे की अपेक्षा, यही यहाँ पर कहा जा रहा है। आगे बात करते हैं एंसेंट अवेयरनेस ऑफ प्लांट डिजीजेस। एंसेंट अवेयरनेस ऑफ प्लांट डिजीजेस यानी कि प्लांट की डिजीज का बहुत पुराने समय से नाता है। ऐसा नहीं है कि ये कोई 200-300 साल पुराना है। हमारी जो सिविलाइजेशन है, जब हमने खेती करना स्टार्ट किया उसके बाद से ही धीरे धीरे हमारे सब कॉन्शियस माइंड में हमने ऑब्जर्व किया और धीरे धीरे हम प्लांट डिजीज के बारे में थोड़ा थोड़ा समझने लगे। जैसे सबसे पहले ह्यूमन रिकॉग्निशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ प्लांट डिजीज और वेरी अर्ली इन हिस्ट्री, बहुत पुराना है। ओल्ड ट्रीटमेंट ब्लास्टिंग एंड मिल्डू आर मेंशन्ड इंडिकेटिंग अवेयरनेस इन एंटिक्विटी। एंसेंट इंडियन लिटरेचर जैसे ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, इन सब में प्लांट के डिजीज के बारे में बताया गया है और जर्म थ्योरी ऑफ जो डिजीज है ये आपको ऋग्वेद और यजुर्वेद में देखने को मिलता है। इसके साथ साथ सुश्रुत संहिता होती है, बहुत ही सुश्रुत थे। एक ऐसे समझो भारत में एक सर्जन हुआ करते थे, बहुत पुराना समय की बात है, 200 से 500 एडी, बोले तो आज से लगभग 2500 साल पहले की बात है। उन्होंने प्लांट डिजीज के बारे में, ह्यूमन डिजीज के बारे में और सर्जरी के बारे में, ढेर सारी चीजों के बारे में इन्होंने अध्ययन करा था। तो वहां पर इसके साथ साथ अपने पास विष्णु पुराण है, अग्नि पुराण है और विष्णु धर्मोत्तर, विष्णु धर्मावतार, इन सभी जगह पर आपको प्लांट डिजीज के बारे में थोड़े थोड़े से साक्ष्य मिल जाएंगे। अर्ली इंडियन कंट्रीब्यूशन की बात करें तो वैदिक जो पीरियड है वहां पर भी हमको थोड़ी थोड़ी जानकारी थी डिजीज के बारे में। जैसे वृक्ष आयुर्वेद बाय सूरपाल ने वृक्ष आयुर्वेद नाम से एक पुस्तक लगी थी। ये क्या था, वृक्ष आयुर्वेद, वृक्ष का मतलब प्लांट और आयुर्वेद का मतलब आप मेडिसिन समझ लो, तो ये प्लांट पैथोलॉजी से रिलेटेड था। सूर्यपाल ये पहले एक ऐसे इंडियन थे जिन्होंने प्लांट डिजीज के बारे में सबसे पहली बार इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी थी। सूरपाल क्लासिफाइड प्लांट डिजीज इनटू 2 ग्रुप। सूरपाल ने जो प्लांट की डिजीज है उनको 2 भाग में बांटा गया, एक इंटरनल डिजीज, एक एक्सटर्नल डिजीज। इंटरनल डिजीज जो पौधे की कोशिकाओं के अंदर होते हैं
और एक्सटर्नल डिजीज जो हम बाहर से देख के ऑब्जर्व कर पाते हैं। इसके साथ साथ आपको बाइबल में भी प्लांट डिजीजेस के बारे में थोड़ी थोड़ी ट्रेसेस मिल जाएगी, जैसे कि रस्ट, स्मट, डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू और ब्लाइट। ये जो कुछ डिजीज हैं इनके बारे में आपको बाइबल में देखने को मिल जाएगा। अर्ली ग्रीक कंट्रीब्यूशन की बात करें तो आज से लगभग 370 से 281 बीसी में एक ग्रीस के फिलोसफर हुआ करते थे, नाम था उनका थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस ने सबसे पहली बार स्टडी करा और इन्होंने लिखा डिजीज के बारे में जो कि पौधे को, सीरियल को और लेग्यूम को अफेक्ट करते थे। थियोफ्रेस्टस ग्रीक के एक फिलोसफर थे। इन्होंने सबसे पहली बार प्लांट में, सीरियल्स में और लेग्यूम्स में लगने वाली डिजीज के बारे में सबसे पहली बार स्टडी किया और उस पर लिखित में उन्होंने साक्ष्य प्रस्तुत किए, यानी कि पहली बार इन्होंने बुक भी लिखी थी। इन बुक का नाम था इंक्वायरी इनटू प्लांट्स। इसमें उन्होंने ऑब्जर्व किया था, इमेजिनेशन किया था एंड एक्सपेरिमेंट रिगार्डिंग प्लांट डिजीज। ध्यान से समझना, इन्होंने जब ये प्लांट डिजीज को देखते थे तो ये धीरे धीरे ऑब्जर्व करते थे कि पौधे में डिजीज कैसे लग रही है, तो ये इमेजिन करते थे। कुछ इनके पुराने एक्सपीरियंस थे, अनुभव थे, इनकी मदद से उन्होंने एक बुक लिखी थी। उस बुक में इन्होंने प्लांट डिजीज के बारे में थोड़ा थोड़ा चीजें बताई थी। लिमिटेशन इनकी क्या थी कि इन्होंने जितने भी ऑब्जर्वेशन किए थे उसका कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। समझ पा रहे हो? जैसे आप लोगों ने गांव में लोगों को देखा होगा, गांव में लोग जो बुढ़े लोग होते हैं उनके कुछ अपने अनुभव होते हैं, वो अनुभव के आधार पर बहुत चीजें बता ले जाते हैं। अगर उनसे पूछो कि इसका एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ, यानी कि इसका वैज्ञानिक साक्ष्य प्रस्तुत करके दिखाओ, तो वो नहीं बता पाएंगे। लेकिन ये उन चीजों के बारे में बहुत अच्छे से समझ जाते हैं ऑब्जर्व कर करके अपने एक्सपीरियंस की मदद से कि हाँ ये चीजें हैं। उसी तरीके से थियोफ्रेस्टस ने भी सबसे पहली बार किया था। इनका एक बिलीफ था, इन्होंने नोट किया था दैट डिफरेंट प्लांट जो ग्रुप होते हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट डिजीज लगती है, जिसको हम ऑटोनोमस या स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। कहने का मतलब कि अलग अलग प्लांट्स जो ग्रुप होते हैं उनमें अलग अलग डिजीज लगती है और अलग अलग वजह से लगती है। ये सभी चीजें थियोफ्रेस्टस ने सबसे पहली बार बताया। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो प्लांट पैथोलॉजी की हिस्ट्री में सबसे पहले हम माइकोलॉजी की हिस्ट्री पढ़ेंगे। माइकोलॉजी हिस्ट्री का मतलब जब प्लांट पैथोलॉजी में लोगों ने पढ़ना शुरू किया तो इन्होंने जिन जिन डिजीज का अध्ययन किया था वो सभी डिजीज फंगस से होने वाली डिजीज थी। तो इसी वजह से हम माइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। माइकोलॉजी क्या होता है? माइकोलॉजी फंगस की स्टडी करता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्लांट पैथोलॉजी में। और प्लांट पैथोलॉजी से रिलेटेड जो प्लांट डिजीज हैं जो फंजाई की वजह से लगते हैं, इन सभी चीजों के बारे में ध्यान से समझ लो। माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंजाई प्ले ए क्रूशियल रोल इन प्लांट पैथोलॉजी एज मेनी प्लांट डिजीज आर काज्ड बाय फंजाई। यानी कि फंजाई की वजह से प्लांट के अंदर जो डिजीज लगती है उन सभी चीजों का अध्ययन किसमें किया जाता है? माइकोलॉजी में किया जाता है। ये माइकोलॉजी जो है ये प्लांट पैथोलॉजी का ही एक पार्ट होता है। दिस सेक्शन डील्स की हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स रिलेटेड टू फंगल प्लांट पैथोजन्स एंड फंगिसाइड। प्लांट पैथोजन जो फंगस के हैं और फंगिसाइड, जब फंगस हमारे पौधे में लग जाएंगे तो उसका प्रबंधन हम किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से अपने पौधे को हम मैनेज करेंगे जब इसमें फंगस लग जाएगा, ये सभी चीजें हम माइकोलॉजी में पढ़ते हैं। की माइलस्टोन की बात करें तो माइकोलॉजी में हमको सबसे पहले क्या मिला था? 1675 में। ध्यान से समझना, जो मैं पढ़ाते चल रहा हूँ ध्यान से सुनते चलना, इसको बार बार रिवाइज भी करते रहना। 1675 में एंटोनी ल्यूवेनहॉक, जिनको एवी ल्यूवेनहॉक भी बोलते हैं, ये एक डच वैज्ञानिक हुआ करते थे। इन्होंने ही माइक्रोस्कोप बनाया था। अब क्योंकि चाहे फंगस हो, चाहे वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वायरस हो, चाहे वायराइड्स हो, चाहे फिर प्रोटोजोआ हो, ये जितने भी अभी मैंने बताए ये सभी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। बोले तो इनको हम नंगी आंखों से देख नहीं सकते, इनको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो जब 1675 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया, उसके बाद से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाली दुनिया है वो हमारे समक्ष आई। फिर हमने धीरे धीरे उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना स्टार्ट किया। तो यहीं से हमारा स्टार्ट हुआ था माइक्रो ऑर्गेनिज्म को समझना। इससे पहले हम बिना देखे
सिम्टम को देख देख के हम समझते थे कि क्या हो रहा है। 1729 में पीए मिचेली जिनको बोलते हैं, ये इटालियन बोटनिस्ट थे। इन्होंने प्रपोज किया था कि फंजाई ओरिजिनेट फ्रॉम स्पोर। पीए मिचेल ने बताया था कि जो फंजाई होता है वो स्पोर से क्या होता है, ओरिजिनेट होता है। इसी वजह से इनको फादर ऑफ माइकोलॉजी भी कहा जाता है। फादर ऑफ माइकोलॉजी बोले तो फफूंदी विज्ञान का पिता भी इनको कहा जाता है, पीए मिचेली को। 1755 में क्या हुआ था, टिलेट ये फ्रेंच के बॉटनिस्ट थे, इन्होंने पब्लिश किया था पेपर बंट एंड स्टिकिंग स्मट ऑफ व्हीट। बंट और स्टिकिंग स्मट, ये बंट डिजीज इस तरीके से लगता है जिसको हम चूरडिल आसिता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चूरडिल आसिता भी बोलते हैं इस डिजीज को। तो ये जो चूरडिल आसिता वाली बीमारी है, ये पौधों में आपको देखने को मिलती है। तो चूरडिल आसिता में क्या होता है कि ये जो पौधा होता है, इसके अंदर जहां पर ये प्लांट में ये लगना चाहिए, जहां पर ग्रेन फिलिंग होनी चाहिए, वहां पर चारकोल भर जाता है। तो ये जो बंट लगता है या स्टिकिंग जो इसमें डिजीज है, ये सबसे पहली बार आइडेंटिफाई किया था गेहूं में, टिलेट ने किया था। कब किया था, 1755 में। कहाँ के थे ये, फ्रांस के थे। टिलेट ने क्या किया था, बंट और स्मट डिजीज जो लगता है गेहूं में, इसके बारे में सबसे पहली बार इन्होंने ऑब्जर्व किया था। फिर 1807 में आईवी प्रोवेस्ट, ये भी फ्रांस के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये बताया कि जो बंट डिजीज लगती है गेहूं में, ये फंगस की वजह से लगती है। ठीक, टिलेट ने बताया था कि ये गेहूं में स्मट डिजीज लग रही है, ये एक डिजीज है। और आईवी प्रोवोस्ट ने बताया था कि ये फंगस की वजह से लगती है, और प्रोवाइडेड एविडेंस दैट द डिजीज कैन बी कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आईवी प्रोवोस्ट ने बताया था कि ये जो बंट डिजीज लग रही है गेहूं में, ये फंगस की वजह से लग रही है, और ये फंगस जो है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो ये चीज किसने बताया था, आईवी प्रोवोस्ट ने बताया। इसके बाद 1821 में एम फ्राइज ने पब्लिश किया था सिस्टेमा माइको माइकोजिरम। ठीक, माइकोलॉजिरम, तो सिस्टेमा माइकोलॉजिकम, ध्यान से समझें। जैसे आपने पढ़ा होगा, कैरोलस लीनियस का नाम सुना होगा। जब आप इंटर में थे, तो अपने इंटर में जब आप बायोलॉजी पढ़ रहे थे, तो वहां पर आप लोगों को पढ़ने को मिला होगा कैरोलस लीनियस। इन्होंने एक बुक लिखी थी सिस्टेमा नेचुरी, जिनको टेक्सोनॉमी का वो माना जाता है, फादर ऑफ नॉमेनक्लेचर। जो साइंटिफिक नेम हम पढ़ते हैं, फादर ऑफ नॉमेनक्लेचर उनको कहा जाता है। उसी तरीके से एम फ्राइज ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था सिस्टेमा माइकोलॉजियम। इसमें उन्होंने एक सिस्टेमिक नेमिंग ऑफ फंगिसाइड, फंगिसाइड का जो आप साइंटिफिक नेम देखते हो, ये सभी इन्होंने ही सबसे पहली बार दिया था। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, लीनियस ऑफ माइकोलॉजी। जैसे कैरोलस लीनियस जो थे, उन्होंने बायोलॉजी में दिया था सभी चीजें, इन्होंने माइकोलॉजी बोले तो फंगस में केवल केवल दिया था, इसीलिए इनको माइकोलॉजी का लीनियस कहा जाता है, बोले तो कैरोलस लीनियस कहा जाता है। 1821 में रॉबर्टसन ने दिया था, जो इंग्लैंड के थे। 1821 में रॉबर्टसन ने स्टेट किया था दैट द सल्फर वाज इफेक्टिव अगेंस्ट पीच मिल्ड्यू एंड अर्ली ऑब्जर्वेशन ऑन केमिकल कंट्रोल। ठीक, पीच में एक मिल्ड्यू डिजीज लगती है, पीच मिल्ड्यू जिसको कहते हैं। तो सबसे पहले रॉबर्टसन ने कहा था कि जो पीच मिल्ड्यू लगता है, अगर इसके अर्ली स्टेज में, यानी कि जब ये पीच मिल्ड्यू पौधे में दिखाई देना स्टार्ट हो, उसी समय अगर हम पौधे में सल्फर का छिड़काव कर देंगे, तो हम इस डिजीज से बच सकते हैं। तो रॉबर्टसन ने बताया था 1821 में। फिर 1845 में एरिस पोटैटो फेमाइन आया था। एरिस में एक आलू में फेमाइन आ गया था। ये फेमाइन जो था, ये फाइटोथोरा इन्फेस्टांस की वजह से हुआ था। एक फंगस है जिसको लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कहते हैं। तो पोटैटो लेट ब्लाइट का इस तरीके का सिम्टम होता है। जब आलू में लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो लगा था, इसकी वजह से आलू का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा गिर गया था, क्योंकि पोटैटो उस समय पर लोगों का एक स्टेपल फूड होता था। तो लोग अपने जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वो ज्यादातर इसी पोटैटो से पूरा करते थे। लेकिन जब ये पोटैटो ब्लाइट लग गया, लेट ब्लाइट जिसको कहते हैं, पोटैटो लेट ब्लाइट, तो इसकी वजह से एक वाइड स्प्रेड स्टारवेशन और इमिग्रेशन होने लगा। बोले तो लोगों के अंदर एक भुखमरी आ गई। ये क्यों आ गई, यही फाइटोथोरा इन्फेस्टांस की वजह से। जो एक फंगस है, फंगस ने आलू पे आक्रमण कर दिया, लेट ब्लाइट लग गया, और लेट ब्लाइट लग जाने की वजह से जो आलू का प्रोडक्शन है वो बहुत गिर गया, जिसकी वजह से भुखमरी आ गई।
तो ये 1845 में एरिस फेमाइन आया था। कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, एरिस फेमाइन कब आया था? 1845 में आया था। ये एरिस फेमाइन किसके लिए, किससे रिलेटेड है? तो पोटैटो लेट ब्लाइट से रिलेटेड है। पोटैटो लेट ब्लाइट का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? फंगस है। कौन सा फंगस है? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस है। इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ 1858 में जे कुहन ने पब्लिश किया था पहली टेक्स्ट बुक स्पेशली फोकस्ड ऑन प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी पे फोकस उन्होंने सबसे पहली बार एक बुक पब्लिश की थी। बुक का नाम था द डिजीज ऑफ कल्टिवेटेड क्रॉप, देयर कॉजेज एंड कंट्रोल। कौन कौन सी डिजीज लगती है, किस वजह से लगती है और उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। कल्टिवेटेड प्लांट में सभी डिजीज कैसे लगती है, इसके बारे में सबसे पहली बार 1858 में जे कुहन ने पहली बार बुक पब्लिश करी थी। एंटोन डी बेरी, जिनको हम फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी बोलते हैं, एंटोन डी बेरी ने 1861 में, ये जर्मनी के रहने वाले थे, इन्होंने कंडक्ट किया था रिसर्च पोटैटो लेट ब्लाइट। जो पोटैटो में लेट ब्लाइट लगता है, ये वाली बीमारी एरिस फेमाइन जो आया था, उसके बारे में इन्होंने अध्ययन किया था 1881 में। और उन्होंने वर्क किया था लाइफ साइकिल ऑफ पैथोजन फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस। यहाँ पे जो पैथोजन लग रहा है, बोले तो ये फाइटोप्थोरा जो फंगस है, इसकी लाइफ साइकिल के बारे में इन्होंने अध्ययन किया था कि किस तरीके से इसकी लाइफ साइकिल एक तरीके से कंप्लीट होती है। इसके बाद इन्होंने सबसे पहली बार एक्सपेरिमेंट किया था और एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूफ किया था जो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस है, इसी की वजह से पोटैटो लेट ब्लाइट लगता है। बाकी जो एरिस फेमाइन आया था, जब एरिस फेमाइन आया था ये वाला 1875 में, तब लोग जानते नहीं था कि किसकी वजह से ये लगा है। ये जान कब पाए? जब 1861 में एंटोन डी बेरी ने बताया कि एक फंगस है, इसी फंगस की वजह से ये बीमारी लग रही। हिज वर्क डेफिनेटली शो दैट फंजाई आर द कॉज ऑफ डिजीज, नॉट मेयरली द रिजल्ट ऑफ सिक प्लांट, डिसप्रूव स्पॉन्टेनियस जनरेशन फॉर डिजीज। पहले लोग मानते थे कि ये जो गेहूं, मतलब जो आलू है, ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन, बोले तो अच्छा इस गेहूं में इसमें लगा था, मान लो इस आलू में लगा है, इसकी बुआई करे तो इस आलू में भी लग गया, इसमें बुआई करे इसमें भी लग गया, इसकी बुआई करे तो अगले वाले में चला गया। इस तरीके से चलता रहता था, लोग ये मानते थे। बाद में एंटोन डी बेरी ने जब बताया कि एक फंगस की वजह से लगता है, फाइटोथेरा इन्फेस्टांस फंगस का नाम है, और इस फंगस की लाइफ साइकिल के बारे में भी इन्होंने अध्ययन करके चीजें बताई, तब लोग समझ पाए कि अच्छा इस वजह से लगा। इसीलिए इनको माना जाता है फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी, जिसको कहा जाता है एंटोन डी बेरी, जर्मनी के रहने वाले थे। रिकॉग्निशन, ही इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी। इसके साथ साथ 1865 में उन्होंने और क्या किया था? 1865 में एंटोन डी बेरी ने रिपोर्ट किया था द हेट्रोसियस नेचर रिक्वायरिंग टू डिफरेंट होस्ट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल, व्हीट स्टेम रस्ट। गेहूं में जो स्टेम रस्ट लगता है, इस तरीके का सिम्टम होता है, तो इन्होंने 1865 में एंटोन डी बेरी ने बताया था कि जो व्हीट में स्टेम रस्ट लग रहा है, ये जो फंगस है, ये अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए कम से कम 2 होस्ट की जरूरत इसको पड़ती है। एक तो गेहूं हो गया, दूसरा कोई और एक होस्ट हो सकता है। तो ये 2 होस्ट लगते हैं इसको पूरा करने में, तो इसको क्या बोलते हैं? एंटोन डी बेरी ने बताया था। फिर 1869 में इंग्लैंड में कॉफी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा घट गया था, क्योंकि कॉफी में रस्ट आ गया था। इसकी वजह से टी की कल्टीवेशन में शिफ्ट कर दिया गया था। ध्यान से समझना, जो लोग कॉफी पीते हैं, अगर उनको कॉफी ना मिले तो लोग चाय पीने लगते हैं। तो 1869 में इंग्लैंड में कॉफी के प्रोडक्शन बहुत ज्यादा घट गया था, क्योंकि कॉफी में एक बीमारी है जो कि कॉफी रस्ट के नाम से जानी जाती है। जब ये बीमारी कॉफी में लग गई तो कॉफी का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा घट गया, और जब कॉफी का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा घट गया तो लोगों ने कॉफी की जगह पर चाय पीना शुरू कर दिया, चाय की खेती शुरू कर दी। ये कब हुआ था? 1869 में हुआ था। फिर आगे आता है 1874। रॉबर्ट हेटिंग ने पब्लिश किया था एक बुक जिसका नाम था इम्पोर्टेंट डिजीज ऑफ फॉरेस्ट ट्री। फॉरेस्ट ट्री के डिजीज के जो फादर हैं इनको रॉबर्ट हार्टिंग बोला जाता है। क्या है फादर ऑफ फॉरेस्ट ट्री? फादर ऑफ डिजीज ऑफ फॉरेस्ट ट्री किसको बोला जाता है? रॉबर्ट हार्टिंग को। 1874 में इन्होंने एक बुक लिखी थी इम्पोर्टेंट डिजीजेस ऑफ फॉरेस्ट ट्री। फिर
1875 से लेके 1912 तक ब्रीफील्ड ने डेवलप किया था एक मेथड फॉर आर्टिफिशियल कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड illustrated that the complete life cycle of cereal, स्मट फंजाई एंड डिजीज दे कॉजेज। ध्यान से समझना, जब किसी भी पैथोजन का हमको उसकी पूरी लाइफ साइकिल जाननी होती है तो हमको उसको अपने आंख के सामने पूरी तरीके से डेवलप होते हुए देखना पड़ता है। तो पूरी तरीके से अपने आंख के सामने डेवलप होते देखना हो तो उसके लिए हमको एक आर्टिफिशियल कल्चर बनाना पड़ता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, जिसमें वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना कायदे से ग्रोथ करता रहता है, अपनी संतति को बढ़ाता रहता है, अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता रहता है। तो 1875 से लेके 1912 तक ब्रीफील्ड ने ऐसे आर्टिफिशियल मेथड इजाद किए जिसकी मदद से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी लाइफ साइकिल को पढ़ना समझना ज्यादा आसान हो गया। इसके बाद 1877 में एमएस वॉर्निन ने ऑब्जर्व किया, जिसको कहा जाता है कि एक पैथोजन है जो क्लब रॉट ऑफ कैबेज आइज प्लाज्मो डायफोरा ब्रेस्टिकी जिसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो कैबेज होती है, कैबेज की जो जड़ होती है वो अच्छे से ग्रो नहीं करती है, कैबेज की जड़ में गांठें बन जाती हैं और इसकी जो रूट होती है वो ग्रो नहीं होती है, ऐसे गांठ फूल जाती है, क्लबिंग हो जाती है, गांठें एक दूसरे में, पौधे की जो जड़ें होती हैं एक दूसरे में फंस जाती हैं और फंस के एक क्लब बना लेते हैं। ध्यान से इसमें देखना, जड़ें एक दूसरे में आपस में ऐसे सट गई हैं और गांठ बन गई है मोटी से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लब रॉट ऑफ कैबेज। ये फैलता है प्लाज्मोडायफोरा ब्रेसिकी की वजह से फैलता है। ये किसने बताया था, एमएस वॉरेन ने 1877 में बताया था। फिर 1878 में एमएस वॉरेन ने वर्कआउट किया लाइफ साइकिल ऑफ द पोटैटो वर्ट डिजीज। पोटैटो में जो वर्ट डिजीज लगता है, इस तरीके से जो पोटैटो होता है उसमें इस तरीके से वर्ट बन जाता है, आगे ऐसे सुपरफिशियल ग्रोथ हो जाती है, आउटर ग्रोथ देखने को मिलती है। ये 1878 में ईएमएस वॉरेन ने इसके लाइफ साइकिल को स्टडी किया था। 1878 में डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप वाइन जो है यानी कि अंगूर में डाउनी मिल्ड्यू लगता है, तो 1878 में इसको सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था यूरोप फ्रॉम अमेरिका, यानी कि अमेरिका से ये यूरोप चलाया था 1878 में। इसके बाद वहां पर जो वाइन की इंडस्ट्री है उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट कर दिया। ध्यान से समझना, अमेरिका में ये डाउनी मिल्ड्यू बीमारी हुआ करती थी, लेकिन वहां से जब अमेरिका से यहाँ के अंगूर चले गए कहाँ, इंग्लैंड चले गए, सॉरी यूरोप चले गए, तो जो यूरोप चले गए तो वहां पर ये डाउनी मिल्ड्यू वाले जो पैथोजन थे ये भी यूरोप चले गए। अब क्योंकि यूरोप में चले गए तो वहां पर जो ग्रेप था उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, जो ग्रेप की यील्ड थी वो बहुत ज्यादा घट गई, जिसकी वजह से अंगूर से ही वाइन बनाई जाती है, तो वाइन का जो प्रोडक्शन है, वाइन की जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा उनको 1878 में। फिर 1881 में एमएच वार्ड वर्क आउट द लाइफ साइकिल ऑफ कॉफी रस्ट। कॉफी जो रस्ट है उसके लाइफ साइकिल के बारे में एचएम वर्ड ने फिर काम किया था, जिसको हम बोलते हैं फादर ऑफ ट्रॉपिकल प्लांट पैथोलॉजी, इनको बोला जाता है एचएम वर्ड। एचएम वर्ड इज नोन एज फादर ऑफ ट्रॉपिकल प्लांट पैथोलॉजी। फिर 1882 में रॉबर्ट हार्टिंग ने एक बुक पब्लिश की थी जिसको कहा जाता है डिजीज ऑफ ट्री, जिनको हम बोलते हैं फादर ऑफ फॉरेस्ट पैथोलॉजी। फॉरेस्ट पैथोलॉजी किसको कहा जाता है, रॉबर्ट हार्टिंग ने 1882 में इस बुक को लिखा। 1885 में पीएमए मिलरडेट इनको कहा जाता है। इन्होंने जो बोर्डॉक्स मिक्सचर है ये बनाया था। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बोर्डॉक्स मिक्सचर किसने बनाया था, तो बोर्डॉक्स मिक्सचर किसने बनाया था, पीएमए मिलरडेट ने बनाया था। इन्होंने एक्सीडेंटली बनाया था बोर्डॉक्स मिक्सचर को, जिसकी वजह से फिर जो डाउनी मिल्ड्यू लगती है ग्रेप में उसको रोका जा सकता था, और इन्होंने सबसे पहली बार फंजाई का वाइडली यूज करने का तरीका बताया था। ठीक, यानी कि जब ये बोर्डॉक्स मिक्सचर बना तो ये बोर्डॉक्स मिक्सचर जो ग्रेप वाइन था वहां पर बहुत ज्यादा यूज होने लगा, जिसकी वजह से सबसे पहली बार ये फंगिसाइड बहुत ज्यादा मात्रा में वाइडली यूज किया जाने लगा, जिसको कहते हैं बोर्डॉक्स मिक्सचर। कैसे बनाया जाता है, क्या चीज होती है, ये सभी चीजें मैंने
ए कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जो नीमराज सुंडा जी की बुक है उसमें पढ़ाया है, तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आप वो सब चीजें जाकर वहां से देख सकते हो। ये सभी चीजें मैंने पढ़ा रखा है वहां पर फिलहाल। बोर्डाक्स मिक्सचर के बारे में मैं आगे आप लोगों को फिर से बताऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पर तो केवल आप इतना समझो कि PMA मिलार्डेट ने बनाया था बोर्डाक्स मिक्सचर को। इसके साथ साथ 1885 में AB फ्रैंक ने डिफाइन किया था माइकोराइजियल एसोसिएशन। जो माइकोराइजियल एसोसिएशन होता है यानी कि प्लांट के रूट में और जो कुछ है बेनिफिशियल फंगस होते हैं, ठीक, यानी कि प्लांट के जो बड़े बड़े पौधे होते हैं उनके और फंगस के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उनको हम बोलते हैं माइकोराइजियल एसोसिएशन। इसको कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हायर प्लांट एंड फंगस के बीच के रिलेशन को क्या बोलते हैं, माइकोराइजियल एसोसिएशन बोलते हैं। इन्होंने ही डिफाइन किया था, AB फ्रैंक ने डिफाइन किया था माइकोराइजियल एसोसिएशन को 1885 में। ये क्या होता है कि जो बड़े बड़े प्लांट के रूट होते हैं वहां पर कुछ ऐसे फंगस पाए जाते हैं जो पौधे के लिए अच्छे होते हैं, यानी कि पौधा अच्छे से ग्रोथ कर पाता है उस फंगस की वजह से, और ये फंगस पौधे में लगे रहते हैं तो फंगस को भी न्यूट्रिएंट मिलता रहता है। मतलब एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति ये करते रहते हैं। ये BA फ्रैंक ने बताया था। फिर 1887 में बरगंडी मिक्सचर बनाया गया था जो कि एक कॉपर बेस्ड फंगिसाइड होता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बरगंडी जो मिक्सचर है वो किस तरीके का है, तो ये कॉपर बेस्ड फंगिसाइड होता है, जबकि जो बोर्डाक्स मिक्सचर है वो सल्फर बेस्ड फंगिसाइड है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो कॉपर बेस्ड फंगिसाइड क्या है, बरगंडी मिक्सचर। सल्फर बेस्ड फंगिसाइड कौन सा है, बोर्डाक्स मिक्सचर। 1894 एरिक्सन जो कि स्वीडिश साइंटिस्ट थे, इन्होंने डिस्क्राइब किया था फिनोमिना ऑफ फिजियोलॉजिकल रेसेस, यानी कि स्ट्रेन ऑफ पैथोजन दैट डिफर इन देयर एबिलिटी टू इफेक्ट स्पेसिफिक होस्ट वेराइटी इन द सीरियल रस्ट फंगस पक्सीनिया ग्रेमिनी। जो सीरियल में रस्ट लगता है पक्सीनिया ग्रेमिनी, इसके बारे में इन्होंने बताया था। इसके साथ साथ 1899 में डब्ल्यू ए वार्टन एक साइंटिस्ट हुआ करते थे। 1899 में पायोनियर द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटी, ठीक, इनको फादर ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट भी बोलते हैं, WA और ऑर्टन। इन्होंने क्या किया था कि सिलेक्शन के मेथड से, ब्रीडिंग के मेथड से, सिलेक्शन और ब्रीडिंग के मेथड से इन्होंने वाटरमेलन, काउपी और कॉटन, 3 पौधे, वाटरमेलन, काउपी और कॉटन के अंदर जो फ्यूजेरियम बिल्ट डिजीज लगती है इसके प्रति रेजिस्टेंसी डेवलप करी थी। ध्यान से समझना, ये जो वाटरमेलन है, काउपी है और कॉटन है, इन तीनों में एक डिजीज लगती है, उस डिजीज का नाम है फ्यूजेरियम बिल्ट डिजीज। ये फ्यूजेरियम बिल्ट डिजीज एक फंगस की वजह से लगता है। तो WA वाटन ने 1899 में क्या किया, इन्होंने डिजीज रेजिस्टेंसी वाली वेराइटी डेवलप कर दी, यानी कि इन क्रॉप्स की एक ऐसी वेराइटी डेवलप कर दी जिनमें ये डिजीज नहीं लगती। कैसे डेवलप करी, तो मैंने आप लोगों को जेनेटिक्स में बताया है, एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आप लोगों को एक बार बताया भी है कि डिजीज रेजिस्टेंसी डेवलप करने के लिए हमको प्लांट ब्रीडिंग और सिलेक्शन का सहारा लेना पड़ता है, जैसे प्योर लाइन सिलेक्शन, मास सिलेक्शन, पेडिग्री सिलेक्शन, इस तरीके से प्रोजनी सिलेक्शन, ढेर सारे टाइप के सिलेक्शन होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो ये सभी चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी। तो उन्हीं में ब्रीडिंग के मेथड से और सिलेक्शन के मेथड से उन्होंने डिजीज रेजिस्टेंस वाली वैरायटी डेवलप करी, ऐसी वैरायटी जिसके अंदर फ्यूजेरियम बिल्ट डिजीज नहीं लगता, ठीक। ही इज कंसीडर ए पायोनियर इन डेवलपिंग डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी। इन्होंने डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप करने में एक पायोनियर कंट्रीब्यूशन दिया था। 1904 में AF ब्लैकसेली अमेरिकन जेनेटिस्ट थे, इन्होंने डिस्कवर किया था हेटेरोथैलेजम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्वायर जनरली डिफरेंट पार्टनर्स इन राइजोफस। राइजोफस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसकी वजह से जेनेटिकली डिफरेंट पार्टनर इसके अंदर होते हैं, ये इन्होंने बताया। फिर 1904 में RH बिफिन ने स्टडी किया था सबसे पहली बार, जिसने बताया था कि रेजिस्टेंस टू पैथोजन इन प्लांट्स कैन बी इनहेरिटेड अकॉर्डिंग टू मेंडेलियन प्रिंसिपल। जो मेंडल्स ने जेनेटिक के जो नियम दिए थे, मेंडल ने जो जेनेटिक्स के नियम दिए थे सन 1900 में,
उसी के जस्ट 4 साल बाद R.H. विफिन ने बताया था कि जो मेंडेलियन जो प्रिंसिपल्स हैं जेनेटिक्स के, उनकी मदद से हम डिजीज रेजिस्टेंसी डेवलप कर सकते हैं पैथोजन में, जो कि इन्होंने किया था, W.A. वॉटसन ने किया था, डिजीज रेजिस्टेंसी डेवलप करी थी, लेकिन ये जानते नहीं थे कि ये मेंडेलियन प्रिंसिपल की वजह से ये हो रहा है। फिर बाद में R.H. वाइफिन ने बताया था कि ये मेंडेलियन जो प्रिंसिपल है, इसी की वजह से इन्होंने डिजीज रेजिस्टेंसी इनहेरिटेंस करी जाती है, एक संतान से दूसरे संतान में जा सकती है। 1912 में H. Burgess reported that the fusion between these similar nuclei could occur within a single fungal cell, a phenomena he termed हेट्रोकाइनेसिस। हेट्रोकाइनेसिस इन्होंने दिया था। इसके साथ साथ हेट्रोकाइनेसिस क्या होता है मैं आगे चल के आप लोगों को बताऊंगा। 1917 में AC स्टार्कमैन फर्दर डेमोन्स्ट्रेटेड ए एग्जिस्टेंस ऑफ फिजियोलॉजिक फॉर्म्स रेस इन स्टेम रस्ट ऑफ वीट। EC स्टार्कमैन ने 1970 में बताया था कि जो फिजियोलॉजिक फॉर्म्स होते हैं या फिजियोलॉजिक जो रेसेस होते हैं स्टेम रस्ट की, वो एक्सटेंस करे जाते हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन द एक्सटेंस ऑफ फिजियोलॉजिकल फॉर्म या फिजियोलॉजिक रेसेस इन स्टेम रस्ट ऑफ वीट। फिर इसके बाद फिर है E.J. बटलर। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीजें, तो अगर आप भूल भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 1918 में E.J. बटलर ने पब्लिश किया था एक इन्फ्लुएंशियल बुक जिसको बोलते हैं फंजाई एंड डिजीज इन प्लांट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जाम में कई बार इसका नाम पूछा गया है। हु इज द राइटर ऑफ फंजाई एंड डिजीज इन प्लांट्स। ठीक, तो ये था E.J. बटलर। E.J. बटलर ने एक बुक लिखी थी फंजाई एंड डिजीज इन प्लांट्स बेस्ड ऑन हिज एक्सटेंसिव स्टडी ऑफ इंडियन फंजाई एंड द डिजीज दे कॉज। इंडियन जो फंजाई और उसके वजह से होने वाली जो डिजीज हैं, इन पर अध्ययन करके इन्होंने एक बहुत अच्छी बुक लिखी थी। बुक का नाम था फंजाई एंड डिजीज इन प्लांट्स। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया। एंटोन डी वेरी को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन द वर्ल्ड। E.J. बटलर को बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया। E.J. बटलर ने और क्या किया था? ही बिकेम द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ इंपीरियल ब्यूरो ऑफ माइकोलॉजी। इंग्लैंड में 1920 में जो बना था इंपीरियल ब्यूरो ऑफ माइकोलॉजी, उसके पहले डायरेक्टर थे E.J. बटलर। ही इनिशिएटेड द जर्नल रिव्यू ऑफ अप्लाइड माइकोलॉजी। रिव्यू ऑफ अप्लाइड माइकोलॉजी, उन्होंने एक जर्नल निकालना, जो जर्नल निकलती है, जो पत्रिकाएं निकलती हैं, एक तरीके की जर्नल निकालना इन्होंने शुरू किया था। नाम था रिव्यू ऑफ अप्लाइड माइकोलॉजी। E.J. बटलर ने ही इसको स्टार्ट किया था। विथ S.C. जोन्स ही को ऑथर द बुक फाइटोपैथोलॉजी 1944। प्लांट पैथोलॉजी 1949 में एक बुक लिखी थी E.J. बटलर ने और S.G. जोन्स ने। इन दोनों ने मिलकर एक बुक लिखी थी, नाम क्या था? प्लांट पैथोलॉजी। इसके साथ साथ E.J. बटलर ने एक बुक और लिखी थी फंगस एंड डिजीज इन प्लांट, फंजाई एंड डिजीज इन प्लांट्स। एक बुक तो ये थी, और दूसरी बुक कौन सी थी? प्लांट पैथोलॉजी इन 1949। तो ये प्लांट पैथोलॉजी जो थी, इसको E.J. बटलर ने और S.G. जोन्स दोनों ने मिलकर लिखा था। 1929 सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। उन्होंने बताया था कि एक एंटीबायोटिक है जिसको पेनिसिलिन कहा जाता है, ये फंगस की मदद से इन्होंने बनाया था एक पेनिसिलिन। ठीक, पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक होता है जो कि फंगस से बनाया जाता है, पेनिसिलियम नोटेरम। तो नोटेटम, जो पेनिसिलियम नोटेटम एक तरीके का फंगस होता है, इसी फंगस से बनाया जाता है पेनिसिलिन, जो कि एक एंटीबायोटिक एजेंट होता है। 1932 H.N. हांसन एंड R.E. स्मिथ ने पहली बार डेमोन्स्ट्रेट किया था दैट न्यू फिजियोलॉजिक रेस फूड ओरिजिनेट थ्रू हेट्रोकाइनेसिस। हेट्रोकाइनेसिस की मदद से नए जो फिजियोलॉजिकल जो रेस हैं, इसको ओरिजिनेट किया जा सकता है, ये इन्होंने बताया था सबसे पहली बार। इसके बाद आता है 1934। 1934 में W.H. टिसडेल एंड I. विलियम्स। W.H. टिसडेल एंड I. विलियम्स स्टडीज
ऑर्गेनिक फंगिसाइड एंड डिस्कवर ए एल्कलाई डाइथियोकार्बोमेट। एल्कलाई डाइथियोकार्बोमेट इन्होंने सबसे पहली बार ऑर्गेनिक फंगिसाइड डिस्कवर किया था। किसने? W.H. टिस्डले एंड आई विलियम्स ने 1934 में। 1938 में H.N. हैंसन ने डिस्कवर किया था डुअल फिनोमिना, द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेबल सेक्टर विथ डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस इन फंजाई इम्परफेक्टी। फिर 1982 में इन्होंने काम किया था जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस दिया था H.S. फ्लोकनर ने। इसके साथ साथ 1943 में ग्रेट बंगाल फेमाइन आया था। ये दोनों चीजें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तीनों चीजें, तो आप इसको ध्यान से समझना। 1943 में द ग्रेट बंगाल फेमाइन आया था इंडिया में, जिसकी वजह से बहुत ढेर सारे जो राइस के डिजीज थे, राइस के जो पौधे थे वो खराब हो गए थे। यानी कि ये जो डिजीज है जिसको हम ब्राउन स्पॉट डिजीज ऑफ राइस बोलते हैं, ब्राउन स्पॉट डिजीज ऑफ राइस जो होता है, ये बंगाल में लगा था 1943 में, जो कि होता है एलिमेंथोस्पोरियम ओराइजी। ठीक, ध्यान से समझना, ये एक फंगस होता है हेलोमेंथोस्पोरियम ओराइजी। इसकी वजह से धान में, ठीक, हेलोमेंथोस्पोरियम ओराइजी एक तरीके का फंगस होता है। इसी फंगस की वजह से जो धान की फील्ड है वहां पर ब्राउन स्पॉट डिजीज लगी थी 1943 में, जिसकी वजह से बंगाल में अकाल पड़ गया था। क्योंकि इसकी वजह से, इस डिजीज की वजह से राइस का जो यील्ड है वो बहुत ज्यादा घट गया था। राइस के जो प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा कमी आ गई थी 1943 में, जिसकी वजह से वहां पर अकाल पड़ गया था। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो क्योंकि ये पेड कोर्स है तो आप हमें फाइनेंशियली जरूर सपोर्ट करिए, अन्यथा आपका जो ये मैं जो वीडियो डाल रहा हूँ मुझे इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि यूट्यूब पर डालूं कि नहीं डालूं। इसके बाद अगर आपको और भी वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमें वीडियो को लाइक जरूर करिए, हमारा थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता है। अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करिए। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। आपके जो भी सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।